हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के माध्यम से हम आमेर के कछवा राजवंश को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, कछवा वंश की उत्पत्ति की बात करें तो कछवा अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। आप साथ साथ नोट कर सकते हैं किससे मानते हैं? राम के ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र कुश से मानते हैं। जबकि सूर्यमल मिश्रण इन्हें कुर्म नामक रघुवंशी की संतान मानते हैं। किसकी संतान मानते हैं? कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतान माना है किसने? सूर्यमल मिश्रण ने। जबकि गौरीशंकर ओझा ये मानते हैं कि इनका मूल पुरुष कछवाहा था। गौरीशंकर ओझा के अनुसार कछवा वंश का मूल पुरुष कौन था? कछवाहा था, जिसके कारण इन्हें कछवा कहा जाने लगा। तो चलिए इनसे संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है जो आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपको दिए गए हैं दुलेराय, भारमल, जयसिंह और कोकिलदेव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुलेराय, जो कि कछवा वंश के संस्थापक माने जाते हैं। कहते हैं कि 1137 ईस्वी में दोसा के बड़ गुजरों को हरा करके, किसको हराया था? दोसा के बड़ गुजरों को हरा करके ढूंढाड़ में नए राज्य की स्थापना की थी और दोसा को अपनी राजधानी बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट, दुलेराय ने अपनी राजधानी किसे बनाया? दोसा को बनाया। इस प्रकार कछवा वंश की प्रथम राजधानी या प्रारंभिक राजधानी जो है वो दोसा रही है। आगे चल करके दुलेराय ने जमुआ रामगढ़ के मीणाओं को हरा करके जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार जमुआ रामगढ़ कछवा वंश की दूसरी राजधानी रही है। जयपुर के कछवा वंश की राजधानियों की बात करें तो पहली राजधानी दोसा रही है, जिसको किसने बनाया? 1137 ईस्वी में दुलेराय ने अपनी राजधानी बनाया। दूसरी राजधानी की बात करें तो दूसरी राजधानी है जमुआ रामगढ़ और ये भी किसने बनाई? दुलेराय ने। तीसरी राजधानी रही है आमेर। कछवा वंश की तीसरी राजधानी आमेर रही है, जिसको 1207 में बनाया गया किसके द्वारा? कोकिलदेव के द्वारा। और चौथी राजधानी रही है जयपुर, और ये जयपुर राजधानी कब बनी थी? 1727 ईस्वी में, जिसे स्वाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा दुलेराय ने जमुआ रामगढ़ में जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? जमुआई माता के मंदिर का। और ये जमुआई माता कछवा राजवंश की कुल देवी है। कछवा राजवंश की कुल देवी किसे माना जाता है? जमुआई माता को। जबकि कछवा राजवंश की आराध्य देवी कौन सी है? शीला देवी। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, शीला देवी कछवा राजवंश की आराध्य देवी मानी जाती हैं। कछवा वंश की आराध्य देवी शीला देवी और जमुआई माता को कुल देवी कहा जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुलेराय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन से कछवा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं दुलेराय, जयसिंह, मानसिंह और कोकिलदेव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोकिलदेव। दोस्तों, दुलेराय के बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है कोकिलदेव, और कोकिलदेव ने 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को हरा करके आमेर को अपनी राजधानी बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट, आमेर को अपनी राजधानी कब बनाया कोकिलदेव ने? 1207 ईस्वी में। और इसके बाद यहाँ पे यादवों का शासन था। यादवों का शासन कहाँ पे था? मेड़ क्षेत्र और दूसरा बैराठ क्षेत्र। इस मेड़ और बैराठ क्षेत्र को भी जीत लिया था किसने? कोकिलदेव ने। तो आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं, यादवों से मेड़ और बैराठ क्षेत्र को किसने जीता? कोकिलदेव ने। कोकिलदेव के बाद राजा बनते हैं हणु। वेरी इंपॉर्टेंट, कोकिलदेव के बाद राजा कौन बनेंगे? हणु। और हणु के बाद राजा बनता है जान्हन। हणु के बाद राजा कौन बनेगा? जान्हन बनेगा। और जान्हन के बाद राजा बनेगा इसका पुत्र, जिसका नाम मिलता है पंजुन राय, जिसको पंचवन देव भी कहा जाता है। पंजुन राय को क्या कहा जाता है? पंचवन देव भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको याद होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जब उसने दिल्ली अभियान चलाया था तो उस दिल्ली अभियान में पृथ्वीराज चौहान की मदद करता है कौन? जान्हन। और जान्हन के बाद उसका पुत्र पंजुन राय कछवा, जिसे हम पंचवन देव भी कहते हैं, इसने भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मदद की थी। आपको याद होगा महोबा का युद्ध, जो कि 1182 ईस्वी में होता है, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के राजा परमार्दी देव को हराया था। किसको हराया था?
परमार्दी देव को। ये कहाँ का राजा था परमार्दी देव? महोबा का चंदेल शासक था जिसको पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। इस अभियान में पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति कौन था? पंजुन राय। वेरी इंपॉर्टेंट, इस अभियान में पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था वो कौन था? पंजुन राय था। और बाद में पृथ्वीराज चौहान ने पंजुन राय को महोबा का प्रशासक भी नियुक्त किया था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, कोकिल देव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। कोकिल देव ने आमेर के कछवा राजवंश की राजधानी कब बनाई थी? तो कोकिल देव के द्वारा 1207 ईस्वी में आमेर को अपनी राजधानी बनाया गया था। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 1207। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं आमेर, भीनमाल, सिरोही और कोटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आमेर। दोस्तों, कछवा राजवंश के जो राजा अभी तक हमने पढ़े, उसके बाद एक राजा हुआ है चंद्रसेन। आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। इसके बाद किसके बाद की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे? पंजुन राय के बाद राजा कौन बनता है? चंद्रसेन बनता है। और चंद्रसेन के बाद राजा बनता है पृथ्वीराज कछवा। चंद्रसेन के बाद राजा कौन बनेगा? पृथ्वीराज कछवा, जिसका कार्यकाल है 1503 से लेकर के 1527 ईस्वी तक ये राजा रहता है कछवा वंश का। 1527 ईस्वी तक ये वही पृथ्वीराज कछवा है जिसने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि पृथ्वीराज कछवा के 12 पुत्र थे, तो इसने अपने 12 पुत्रों में आमेर को बांट दिया था। तब से ही ये जो आमेर है ये 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज के समय बीकानेर का राजा हुआ करता था लूणकरण। पृथ्वीराज के समय बीकानेर का जो राठौड़ राजा था वो कौन था? लूणकरण। और लूणकरण की एक पुत्री थी जिसका नाम मिलता है बालाबाई, जिसे आमेर की मीरा कहा जाता है। बालाबाई को क्या कहा जाता है? आमेर की मीराबाई। आमेर की मीराबाई किसे कहा जाता है? बालाबाई को कहा जाता है, जो कि बीकानेर के लूणकरण की पुत्री थी। और कहते हैं कि इसका जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज कछवा के साथ हुआ था। कहते हैं कि पृथ्वीराज कछवा उस समय के जो कनफटे साधु हुआ करते थे कापालिक संप्रदाय के, उनमें से जो चतुर्थनाथ जी इनके गुरु थे, पृथ्वीराज कछवा के गुरु थे। लेकिन बालाबाई ने अपना गुरु बनाया था कृष्णदास पेहारी को। वेरी इंपॉर्टेंट, बालाबाई के गुरु कौन थे? बालाबाई के गुरु थे कृष्णदास पेहारी। कृष्णदास पेहारी किसके गुरु थे? बालाबाई के गुरु थे। जबकि पृथ्वीराज कछवा के गुरु कौन थे? चतुर्थनाथ जी महाराज थे। ये वही कृष्णदास पेहारी हैं जो कि राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसकी प्रधान पीठ की बात करें तो इसकी प्रधान पीठ है गलता, जयपुर में। कहाँ पे है? गलता, जयपुर में। कृष्णदास पेहारी की एक रचना भी है जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। वो रचना आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जुगलमैन चरित। जुगलमैन चरित किसकी रचना है? जुगलमैन चरित कृष्णदास पेहारी की रचना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आमेर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन आपको दिए गए हैं राम सिंह, भगवंत दास, जसवंत सिंह और मान सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवंत दास। और यहाँ पर हम दो राजाओं की चर्चा करेंगे, एक भारमल की और दूसरा भगवंत दास। एक है आपका भारमल और दूसरा भगवंत दास, क्योंकि दोनों को ही अकबर के द्वारा अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई है। भारमल की बात करें तो अपने बड़े भाई सांगा, जिसने सांगानेर को बसाया था, सांगा के निधन के बाद भारमल सांगानेर का राजा बनता है। और आगे चल करके इसने आमेर को छीन लिया आस्करण से और आमेर को भी अपने राज्य में मिला लिया। कहते हैं कि उस समय भारमल अपने आसपास के राज्यों से परेशान था। तो कहते हैं कि अकबर जनवरी 1562 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, जनवरी
1562 ईस्वी में अजमेर दरगाह में दर्शन के लिए गया हुआ था, तो वह सांगानेर से होकर गुजरा था। तो जनवरी 1562 में ही एक व्यक्ति है जिसका नाम मिलता है चगताई खां। चगताई खां, जिसको मजनू खां भी कहा जाता है, इसने भारमल की मुलाकात करवाई सांगानेर में, किससे? अकबर से। और जब अकबर अजमेर से वापस आया तो वो सांगानेर से होकर नहीं आया, कहां से आया था? सांबर से होकर लौटा था। तो उस समय जनवरी 1562 में ये बात थी आपकी 20 जनवरी, जब वो वापस लौटा तो 20 जनवरी 1562 का दिन था। और उस समय भारमल अपनी पुत्री हरखाबाई, पुत्र भगवंत दास और पोते मानसिंह के साथ सांबर पहुंच जाता है और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप याद रखें, भारमल के द्वारा अकबर की अधीनता कब स्वीकार की जाती है? 1562 ईस्वी में, 20 जनवरी 1562 ईस्वी में। और कहाँ पे की जाती है? सांबर में की जाती है। और सांबर में ही 20 जनवरी 1562 ईस्वी को अपनी पुत्री, जिसका नाम मिलता है हरखाबाई, अपनी पुत्री हरखाबाई का जो विवाह है वो किससे कर देता है? अकबर से कर देता है। और अकबर इससे खुश होकर के भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान करता है। इसके अलावा राजा की उपाधि भी भारमल को प्रदान करता है। इसके अलावा अकबर के द्वारा भारमल को 5000 का मनसब भी प्रदान किया जाता है। तो ये सभी बातें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। भारमल के बाद राजा बनेगा भारमल का पुत्र भगवंत दास। और इसके शासनकाल की बात करें तो 1573 से लेकर के 1589 तक शासन रहेगा किसका? भगवंत दास का। भगवंत दास ने भी अपनी पुत्री, जिसका नाम मिलता है मानबाई, इस मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से कर देता है। किससे करता है? अकबर के पुत्र जहांगीर से, जिसका नाम है मानबाई। और इन दोनों के जो पुत्र होता है उसका नाम है खुसरो। और कहते हैं कि खुसरो के विद्रोही व्यवहार के कारण मानबाई जो है वो आत्महत्या कर लेती है। भगवंत दास को भी अकबर के द्वारा अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की जाती है और इसे भी 5000 का मनसब प्रदान किया गया था अकबर के द्वारा। कहते हैं कि अकबर ने भगवंत दास को पंजाब का सूबेदार भी बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ का सूबेदार बनाया था? पंजाब का सूबेदार, पंजाब का सूबेदार। और ये पंजाब का सूबेदार किसको बनाया गया? भगवंत दास को बनाया गया। और ये पंजाब का सूबेदार रहा 1583 से लेकर के 1589 ईस्वी तक पंजाब का सूबेदार रहा भगवंत दास। और पंजाब का सूबेदार रहते हुए ही 1589 ईस्वी में भगवंत दास का निधन हो जाता है। कहाँ पे? लाहौर में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भगवंत दास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की? ऑप्शन आपको दिए गए हैं भारमल, भगवंत दास, मानसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मानसिंह। दोस्तों, फरजंद का मतलब होता है बेटा। फरजंद का मतलब क्या होता है? बेटा। मात्र 12 साल की उम्र में ही मानसिंह अकबर की सेवा में चला गया था। और याद रखें, मानसिंह भी अकबर के नवरत्नों में शामिल था। वेरी इंपॉर्टेंट, अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से मानसिंह भी नवरत्न में शामिल था। 1589 में पिता भगवंत दास की मृत्यु के बाद इसे आमेर का राजा बनाया गया। और इसके शासनकाल की बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं 1589 से लेकर के 1614 तक ये आमेर का शासक या आमेर का राजा रहता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी मानसिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है भगवंत दास, स्वाई जयसिंह, मानसिंह और राजा बिशन सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मानसिंह। ये राजस्थान का पहला राजा माना जाता है जिसे 7000 की मनसब मिली थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। फरजंद और मिर्जा राजा दोनों ही उपाधि, एक तो इसको मिर्जा राजा की और दूसरी फरजंद, जो अभी हमने डिस्कस किया, ये दोनों उपाधियां अकबर के द्वारा मानसिंह को प्रदान की गई थी। दोस्तों, बात है मार्च 1605 ईस्वी की। उस समय मानसिंह दक्षिण अभियान पर गया हुआ था और मार्च 1605 में ही अकबर ने मानसिंह को आगरा बुलाया और 7000 की मनसब
7,000 की जात और 6,000 का सवार प्रदान करता है। किसको? मानसिंह को। और याद रखें, अकबर के निधन के बाद जब जहांगीर राजा बनता है तो मानसिंह की जो मनसब है उसको घटा दिया जाता है। तो किस शासक की या किस राजा की मनसब को घटाया गया था? तो याद रखें, मानसिंह की मनसब को घटा दिया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। इसके अलावा बहुत ही शानदार बात, जमुआ रामगढ़ जयपुर में 1613 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, जमुआ रामगढ़ जो कि जयपुर में है, 1613 ईस्वी में एक प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई जिसको कहते हैं जमुआ रामगढ़ प्रशस्ति। जमुआ रामगढ़ प्रशस्ति कब उत्कीर्ण की जाती है? प्रशस्ति 1613 ईस्वी में उत्कीर्ण की जाती है, जो ये कहती है कि कछवाा वंश का पहला राजा जो कि दत्तक पुत्र के रूप में शासन की गद्दी पर बैठा वो है मानसिंह या फिर मानसिंह प्रथम। इसका मतलब मानसिंह प्रथम भगवंत दास का सगा बेटा नहीं था, दत्तक पुत्र था। और ये बात कौन कहता है? इसका प्रमाण किसमें मिलता है? जमुआ रामगढ़ प्रशस्ति में, जो कि 1613 ईस्वी की है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मानसिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था या उनके विद्रोह को दबाया था? ऑप्शन आपके सामने है काबुल, बिहार, बंगाल और मालवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि मानसिंह को अकबर ने सबसे पहले कौन कौन से अभियानों में भेजा और कहां का सूबेदार बनाया, तो आप नोट कर सकते हैं। काबुल की हम बात करें तो काबुल का सूबेदार इसको बनाया गया 1585 ईस्वी में। बंगाल की बात करें तो बंगाल का सूबेदार इसको बनाया गया 1594 ईस्वी में, और बिहार का सूबेदार बनाया गया 1587 ईस्वी में। मानसिंह के सभी अभियानों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे, आप यहाँ से उन्हें नोट कर सकते हैं, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। सबसे पहले मानसिंह को रणथंबोर अभियान पे भेजा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला अभियान जो है मानसिंह का वो कौन सा है? रणथंबोर अभियान। और कब भेजा गया? 1569 ईस्वी में। और उस समय यहाँ का जो राजा था वो कौन था? सुरजनहाड़ा। और मानसिंह के प्रयासों से ही 1569 ईस्वी में सुरजनहाड़ा अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। लेकिन याद रखें, सुरजनहाड़ा ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। दूसरा अभियान आप यहां से नोट कर सकते हैं, दूसरा अभियान है गुजरात अभियान। दूसरा अभियान कौन सा है? मानसिंह का गुजरात अभियान, जो कि 1573 का है। कब होता है गुजरात अभियान? 1573 में। और इसी अभियान के दौरान मानसिंह को 1573 ईस्वी में राणा प्रताप के पास भेजा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो गुजरात अभियान पे था उसी समय अकबर के द्वारा मानसिंह को राणा प्रताप के पास भेजा गया, अकबर से संधि करने के लिए, राणा प्रताप को मनवाने के लिए। हम पढ़ते हैं जमा भाटो, जो कि अकबर ने राणा प्रताप से संधि करने के लिए अपने प्रतिनिधि मंडल भेजे थे। उसमें सबसे पहले जलाल खां कोरची को भेजा गया, उसके बाद मानसिंह को, उसके बाद भगवंत दास को, और सबसे अंत में टोडरमल को भेजा गया। तो आप याद रखें, जब मानसिंह गुजरात अभियान पे था 1573 ईस्वी में, तो उसी समय उसे राणा प्रताप के पास प्रतिनिधि मंडल के रूप में 1573 में भेजा गया। तीसरे नंबर पे आता है हल्दी घाटी का युद्ध। तीसरे नंबर पे आप नोट कर सकते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि जून 1576 ईस्वी में होता है, 21 जून 1576 ईस्वी में, जिसमें मानसिंह अकबर की शाही सेना का सेनापति था। इसके बाद की हम बात करें तो इसके बाद 1585 में मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया। कहाँ का सूबेदार बनाया गया? काबुल का सूबेदार बनाया गया। और याद रखें, यहाँ पर मानसिंह ने मिर्जा खां, वेरी इंपॉर्टेंट, मिर्जा हकीम खां, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मिर्जा हकीम खां किसको हराया? मिर्जा हकीम खां को हराया। किसने? मानसिंह के द्वारा। कब हराया गया? 1585 ईस्वी में। और 1587 में इसे बिहार का सूबेदार बनाया गया। कब बनाया गया? 1587 ईस्वी में। कहाँ का सूबेदार बनाया गया? बिहार का सूबेदार। और यहाँ पर मानसिंह ने हाजीपुर के राजा, आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, हाजीपुर के राजा जिसका नाम है गणपत,
हाजीपुर के राजा गणपत को हराया 1587 ईस्वी में। और उड़ीसा के शासक, उड़ीसा का उस समय राजा कौन था? उड़ीसा का पठान राजा था नासिर खां। उड़ीसा के शासक नासिर खां को भी हराया। और ये कब हराया? 1592 ईस्वी में। 1592 ईस्वी में। और पहली बार उड़ीसा को मुगल शासन में मिलाया। 1592 में उड़ीसा को पहली बार मुगल शासन में मिलाया गया मानसिंह के द्वारा। किसको हराकर? नासिर खां को हराकर। उससे पहले उड़ीसा मुगल शासन में शामिल नहीं था। और इसके बाद 1594 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1594 ईस्वी में, जो कि 1607 ईस्वी तक ये बंगाल का सूबेदार रहा। वेरी इंपॉर्टेंट, 1594 से लेकर के 1607 ईस्वी तक मानसिंह बंगाल का सूबेदार रहता है। और यहाँ पर सबसे पहले 1596 ईस्वी में कूच बिहार के एक राजा हुआ करते थे। कहाँ के? कूच बिहार के, जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण। किसको हराया? लक्ष्मी नारायण को हराया किसने? मानसिंह के द्वारा। और 1596 ईस्वी में ही बंगाल के राजा या जासोर के राजा हुआ करते थे केदारनाथ। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। केदारनाथ को हराया 1596 ईस्वी में। और इसके बाद यहाँ पर कुछ पठान सेना नायक थे। एक का नाम है ईसा खां और एक का नाम मिलता है सुलेमान, जो कि अफगान सरदार हुआ करते थे। इनको भी हराया किसके द्वारा? किसके द्वारा हराया गया? मानसिंह के द्वारा, जब वो बंगाल का सूबेदार था। और बंगाल सूबेदारी के दौरान ही मानसिंह के पुत्र, जिसका नाम मिलता है जगत सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है? जब ये बंगाल की सूबेदारी पर था उस समय इसके पुत्र जगत सिंह का असामयिक निधन हो जाता है। और इसकी याद में इसकी रानी, जिसका नाम है कनकावती के द्वारा आमेर में एक मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, जिसको कहते हैं जगत शिरोमणि मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट, जगत शिरोमणि मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? मानसिंह प्रथम की रानी कंकावती के द्वारा करवाया जाता है। किसकी याद में? अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। और वेरी इंपॉर्टेंट, इस मंदिर में जो मूर्ति है वो मूर्ति मानसिंह के द्वारा कहाँ से लाई गई? चित्तौड़ के मीरा मंदिर से लाई गई। कहाँ से लाई गई थी? चित्तौड़ के मीरा मंदिर से। इसके अलावा जब मानसिंह ने जैसोर के राजा केदारनाथ को हराया था तो बंगाल से शीला देवी की मूर्ति लाया था। किसकी मूर्ति लाया था? शीला देवी की। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका कि शीला देवी की मूर्ति जो है वो कहाँ से लाएगी? तो याद रखें, शीला देवी की जो मूर्ति है वो कहाँ से लाएगी? बंगाल से लाएगी। किसके द्वारा? मानसिंह के द्वारा। और इसे कहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया? आमेर में इसको प्रतिष्ठित करवाया गया। और 17 जुलाई 1614 ईस्वी को 17 जुलाई 1614 ईस्वी को एलिचपुर, और ये एलिचपुर कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। एलिचपुर नामक जगह पे मानसिंह का निधन हो जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 में सफलतापूर्वक दबाया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं रायसिंह, मिर्जा कोका, भारमल और मानसिंह। अभी हमने डिस्कस किया काबुल का उस समय जो सूबेदार है वो कौन था? मानसिंह था 1585 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिंह। काबुल में अकबर के विरुद्ध विद्रोह जो है वो किसने किया था? हकीम खां ने किया था, मिर्जा हकीम खां। काबुल में अकबर के विरुद्ध विद्रोह कौन करता है? हकीम खां। और इसके विद्रोह को दबाया किसने? मानसिंह ने। कब दबाया? 1585 में। और उस समय मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया था 1585 में ही। और इसी समय कंधार में भी जब ये काबुल का सूबेदार था तो उसी समय कंधार के पठान सरदारों ने भी विद्रोह किया था और उस विद्रोह को भी मानसिंह के द्वारा दबाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं जगत सिंह, मानसिंह, राम सिंह और प्रताप सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिंह। दोस्तों 1585 ईस्वी में हमने पढ़ा कि 1585 ईस्वी में मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया था। तो उस समय मानसिंह ने सिंध के 4 कबीलों को हराया। कहाँ पे? सिंध के 4 कबीलों को हराया। और उन कबीलों की ये परंपरा थी कि उनको यदि कोई राजा हराएगा तो उस राजा को अपने ध्वज का एक टुकड़ा काट कर देंगे। और प्रत्येक कबीले ने अपने ध्वज का एक एक टुकड़ा काट करके मानसिंह कछवा को दिया, जिसमें से पीला,
आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, पीला, लाल, एक हरा और एक काला। ये 4 रंग के ध्वज मानसिंह को इन 4 कबीलों से मिल गए थे और एक सफेद रंग जो कि खुद आमेर के ध्वज का था। इन सभी को मिला करके आमेर के पचरंगा ध्वज का निर्माण करवाता है कौन? मानसिंह। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के संरक्षण में थे? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, नरोत्तम कवि, जगन्नाथ, कुलपति मिश्र और बिहारी, कवि बिहारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरोत्तम कवि। इनकी रचना आप यहां से लिख सकते हैं। नरोत्तम कवि की एक रचना है मानचरितरासो। कौन सी रचना है? मानचरितरासो। और ये किसकी रचना है? नरोत्तम कवि की रचना है। जबकि मानसिंह प्रथम के राजकवि की बात करें तो इनके राजकवि हुआ करते थे हाया बारेट। ये किसके राजकवि हैं? मानसिंह कछवा के या मानसिंह प्रथम के राजकवि हैं। जबकि मानसिंह का एक छोटा भाई था जिसका नाम मिलता है माधो सिंह। क्या नाम है? माधो सिंह प्रथम या फिर माधो सिंह, जिसने भानगढ़ के किले का निर्माण करवाया था और भानगढ़ का राजा बना था। उसके दरबारी कवि हुए हैं जिनमें से एक है जगन्नाथ और एक है मुरारीदान। इन दोनों की रचनाएं काफी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप यहां से नोट कर सकते हैं। जगन्नाथ किसके दरबारी हुए हैं? पृथ्वीराज शौरी। मानसिंह कछवा के छोटे भाई माधो सिंह जो कि भानगढ़ के राजा थे, इनकी रचना आप यहां से नोट कर सकते हैं, मानसिंह कीर्ति प्रकाश। मानसिंह कीर्ति प्रकाश जो है वो किसकी रचना है? जगन्नाथ की रचना है। जबकि मान प्रकाश किसकी रचना है? कवि मुरारीदान की रचना है और ये भी माधो सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।